टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं विशाख रिफाइनरी का टोटल जो है सेल एनालिसिस चैप्टर वाइज। आपको पता है कि जैसे विशाख रिफाइनरी में जो है 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड के रहेंगे और जो है 50 जो है टेक्निकल जो है आपके कोर ब्रांच से रहेंगे। तो चलिए इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन जो है नॉन टेक में पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन जो है टेक्निकल में पूछा जाएगा। सबसे पहले हम 50 क्वेश्चन जो है टेक्निकल या कोर ब्रांच से रिलेटेड है उसकी एनालिसिस करते हैं। बेसिकली ये केमिकल डिप्लोमा वालों के लिए है दोस्तों। तो जो केमिकल डिप्लोमा में जो है कोर ब्रांच से रिलेटेड जो आने वाले टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आएंगे और उनके जो है सबसे पहले सब्जेक्ट देख लीजिए। और उसमें जो है मैंने कटराइज कर रखा है कि जो है जो हाई चांस है उसको HC लिखा है और जो लो चांस है उसको जो है हमने नॉर्मली जो है LC लिखा है। तो इस बेस पे आप तैयारी भी कर सकते हो कि किसको ज़्यादा प्रेफर देना है। सबसे पहला जो है हमारा जो है केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक जो है उससे जो है हाई चांस है ज़्यादा क्वेश्चन आने का। उसके अलावा हीट ट्रांसफ़र से आने का जो है हाई चांस है। मास ट्रांसफ़र से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आ सकते हैं। फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी का बहुत लो चांस है। किसी भी पेट्रोलियम रिफाइनरी में जो है फर्टिलाइज़र से बहुत कम पूछता है। उसके अलावा जो है स्टोमेट्री से भी कम चांस हैं, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जो है केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडाइनमिक्स से हाई चांस है ज़्यादा क्वेश्चन आने के। फ्यूल एंड कंबसन से भी हाई चांस हैं। प्रोसेस इक्विपमेंट एंड प्लांट डिजाइन से भी लो चांस है। न्यूक्लियर पावर इंजीनियर से भी बहुत कम चांस है। रिफ्रैक्टरी टेक्नोलॉजी से भी लो चांस है। पॉलीमर टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस हैं, हाई चांस है इसके। फ्लूइड मैकेनिक्स के भी हाई चांस हैं और उसके अलावा मैकेनिकल ऑपरेशन से भी हाई चांस हैं क्वेश्चन के आने के। पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग, इसके आप जानते हो कि आप पेट्रोलियम रिफाइनरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो इसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी से तो बहुत क्वेश्चन कम से कम 10-15 मिल सकते हैं, तो इसका भी बहुत हाई चांस है। इसके अलावा केमिकल प्रोसेस से भी कम चांस है और प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से भी हाई चांस है, क्योंकि पिछली जो है विशाखापट्टनम में जो था इंस्ट्रूमेंटेशन से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग यानी कि CRE से भी हाई चांस है क्वेश्चन पूछे जाने का। मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से लो चांस है। केमिकल इंजीनियरिंग प्लांट इकोनॉमी से भी लो चांस है। फर्नेस टेक्नोलॉजी से हाई चांस है। फर्नेस टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ही इसके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके अलावा जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इससे भी बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आने के। प्रोसेस प्लांट यूटिलिटी, इससे भी हैं। और प्लांट ऑपरेशन, जैसे हम पंप चलाते हैं तो डिलीवरी वाल्व क्या होना चाहिए या कौन से लिक्विड के लिए किस टाइप का पंप, तो ये सब जो है ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। तो ऑपरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आप जो है टेक्निकल में देखो तो टेक्निकल के ये सारे सब्जेक्ट हैं आपके, और इनमें जो है मैंने कटराइज कर रखा है कि किस बेस पे जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब के जो है जो मैं तो ये कहूँगा कि जो हाई चांस हैं उन पे आप ज़्यादा ध्यान दें, और जो लो चांस है उसके स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन जो है अगर आप पढ़ लेते हो तो वो भी बहुत सही है। तो ये तो हमारा रहा दोस्तों टेक्निकल का, जो 50 क्वेश्चन का इसमें आएगा। इसके लिए हम 50 क्वेश्चन का जो है नॉन टेक्निकल, इसमें टेक्निकल में एक और चीज़ आ सकती है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन, इसे टेक्निकल में ही रखेगा वो। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से कुछ टॉपिक हमने जो बनाए हैं, जिनसे जो 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और 5 साल में जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने इसमें बताया है। इससे पहले मैंने जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक से ही हमने जो है पानीपत में भी बताया था कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एकदम सटीक बैठा था दोस्तों। उसमें मैंने परमिट के बारे में बताया था, तो परमिट में भी आया था। फायर एक्सटिंग्विशर, टाइप ऑफ फायर, ये सब जो भी बताया था वो सब कुछ एकदम मिल गया था उसमें पानीपत में। तो इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी से अगर पूछेगा तो क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले जो है फर्स्ट एड ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे एसिड लग गई हाथ पे, या बेस लग गया, या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो क्या आप करोगे, या इलेक्ट्रिक फायर लग गई तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फायर में पावर सप्लाई को कट करते हैं। तो ऐसे जो है क्वेश्चन
पूछेगा। उसके अलावा जो है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटस जैसे SFBS सेट के बारे में पूछ लेता है कि उसका जो है प्रेशर कितना रहता है, कितने मिनट तक चलता है, और कितने टाइप के SFBS सेट होते हैं। इसके अलावा जो है MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे अमोनिया की TLV कितनी होती है, LD50 क्या होता है, या जो है आपका जो है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट या अपर एक्सप्लोजिव लिमिट किसी भी गैस का, NG गैस का भी पूछ सकता है। ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा जो है परमिट से रिलेटेड, परमिट से पूछेगा कि कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए जो है परमिट है किस कलर का है, या जो है उसके लिए जो है कितने टाइप के हमारे और परमिट होते हैं। जैसे आपकी जो है हाइट में पूछ सकता है कि परमिट अगर हाइट वर्क बनाना है तो कितनी हाइट के ऊपर रहेगा तभी वो हाइट वर्क परमिट बनेगी, या जो है कन्फाइंड स्पेस परमिट बनाते वक्त क्या क्या देखते हैं। तो वो सब परमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो है नेफा से पूछ लेता है कि जैसे NFPA हो है, यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है हमारा, एक तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। और नेफा के बहुत सारे जो है सिंबल हैं, जैसे जो नेफा का जो डायमंड है तो उसमें पूछ सकता है कि जो रेड कलर है वो किसको शो कर रहा है, येलो कलर किसको शो कर रहा है, या जो है स्पेसिफिक हजार्ड्स को किस कलर से डिफाइन किया गया। तो ये कलर कोडिंग उसकी पूछ सकता है। और उसकी रेटिंग पूछ सकता है कि अगर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन में अगर किसी भी लिक्विड की जो है फ्लेमेबल में 3 रेटिंग है तो वो फ्लेमेबल कैसा है, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, लो फ्लेमेबल है, या मीडियम फ्लेमेबल है, जो भी है ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा GHS सिंबल, यानी कि ग्लोबल हार्मोनिक सिस्टम के जो है 13 या 14 कुछ सिंबल हैं, तो वो पूछ देगा कि ये किस चीज़ का सिंबल है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा। उसके अलावा PPs के बारे में पूछता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में जितनी भी PPs हैं उनके बारे में थोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ देता है। उसके अलावा टाइप ऑफ फायर को डिफाइन कर देगा और पूछेगा ये किस टाइप की फायर है। तो टाइप ऑफ फायर में जैसे पूल फायर हुआ, जेट फायर हुआ, फ्लैश बैक फायर हुआ, या BLEV जो फायर है, तो ये सब आपको पढ़ना है कि पूल फायर क्या होता है, जेट फायर क्या होता है, ये इसके बारे में पूछ सकता है। उसके अलावा जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर के जो क्लासिफिकेशन है कि क्लास A टाइप की फायर, क्लास B टाइप की फायर, क्लास C टाइप की फायर, क्लास D टाइप की फायर, या क्लास K टाइप की फायर क्या है, इसके बारे में पूछेगा। उसके अलावा टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कहाँ पे होगा, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, फोम टाइप का जो है फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, इसका टाइप, इसका कंपोजिशन, इसके एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज, कहाँ पे इसका यूज है। इसके अलावा ड्राई केमिकल जो है उसका कहाँ पे यूज है, और जो है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ड्राई केमिकल में क्या क्या कंपोजिशन उसका होता है, CO2 टाइप का है, तो ये सारे फायर एक्सटिंग्विशर से भी पूछता है। उसके अलावा सेफ्टी रिलेटेड जो पॉलिसीज़ बनी है, जैसे ओसा का फुल फॉर्म पूछ देगा, PSM का फुल फॉर्म पूछ देगा, PHA का फुल फॉर्म पूछ लेगा, हीरा का फुल फॉर्म पूछ लेगा। बहुत सारे जो हैं पॉलिसीज़ जितने भी हैं, और उसके अलावा 5 ईयर्स 6 ईयर्स से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 5 ईयर्स का फुल फॉर्म क्या है या इसका पर्पज़ क्या है। और हजार्ड्स कंट्रोल टेक्निक्स जितना है जॉब है, जैसे है जो स्टडी जो होती है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, IMES इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, PHA प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस, इन टेक्निकों के बस फुल फॉर्म नॉर्मली पूछ लेता है। इसके अलावा कलर कोड ऑफ पाइपलाइन, किसी भी पाइपलाइन का कलर कोड क्या होता है ये सब पूछ लेता है कि जैसे एल्कली है या बेस है तो उस पाइप को कैसे हम कलर को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि जैसे कि इसमें कौन सा फ्लूइड बह रहा है। जैसे बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर फायर क्वेंचिंग की जो लाइन होती है, फायर हाइड्रेंट वाली लाइन, उसका कलर क्या है। या ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वाटर की जो लाइन है, कूलिंग वाटर की, वो किस कलर की होती है, तो ये बहुत नॉर्मली है ग्रीन कलर की। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी सायरन, जैसे फायर में जो इमरजेंसी सायरन का क्या रोल है, और अगर इमरजेंसी सायरन कई टाइप के होते हैं। जब आग लगती है तो उसके लिए सायरन की कोडिंग अलग होती है, कोई गैस लीक होती है तो उस समय सायरन की कोडिंग कुछ अलग होती है, और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए करते हैं तो सायरन की जो कोडिंग कुछ अलग होती है, कुछ सेकेंडों का अंतराल होता है।
तो इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है सेफ्टी ड्यूरिंग केमिकल हैंडलिंग, जैसे केमिकल को आप हैंडल कर रहे हो तो उस समय जो है आपको जो है जैसे हाइट वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क, कन्फाइंड स्पेस एंट्री या एग्जीबिशन वर्क या कटिंग वेल्डिंग, ये सब जो है इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। और इनमें जो है केमिकल की हैंडलिंग कैसे करेंगे या कोई काम कराना है तो काम कैसे कराएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको कन्फाइंड स्पेस में काम कराना है तो किस टाइप की परमिट लगेगी और उसमें काम करने से पहले क्या क्या आप चेक करोगे, ये सब चीज़ें नॉर्मली जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिफिनीसन जो है, नॉर्मली डिफिनीसन की हजार्ड्स क्या है, रिस्क क्या है, इंसिडेंट क्या है, एक्सीडेंट क्या है, रिस्क मैट्रिक्स क्या है, तो ये सब इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ फायर। फायर की केमिस्ट्री के बारे में पूछता है कि फायर जो है किस टाइप की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है या स्लो रिएक्शन है, क्या है उसके बारे में, फायर की केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या होता है या ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जो है फायर ट्रायंगल के बारे में एक क्वेश्चन तो मिलता ही है। जैसे फायर ट्रायंगल में जो है फ्यूल होना चाहिए, एयर होना चाहिए और जो है आपके हीट होनी चाहिए। उसके अलावा फायर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर जो होता है, फायर टेट्राहेड्रन जिसमें चेन रिएक्शन बन जाती है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद स्टारवेशन क्या होता है, अगर फायर की फाइटिंग कर रहे हो, आप फायर बुझा रहे हो तो उसमें स्टारवेशन क्या होती है। स्टारवेशन का मतलब होता है जो है फ्यूल को रिमूव करना। उसके अलावा जो है स्मूथनिंग प्रोसेस क्या है, यानी ऑक्सीजन को रिमूव कर देना। कूलिंग क्या है, हीट को रिमूव कर देना। ये सब चीज़ पूछ लेता है। स्टारवेशन क्या है, स्मूथनिंग क्या है, कूलिंग क्या है, या बीटिंग मेथड भी होता है फायर को बुझाने का, मतलब पीट पीट के आग को बुझाना। तो बीटिंग मेथड क्या होता है, कहाँ पे किस फायर के लिए बीटिंग मेथड यूज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके अलावा जो है एक नया क्वेश्चन अब जो है आ रहा है, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी। जो बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है, इससे अब क्वेश्चन बनने लगे हैं। जैसे आपका जो है एम्प्लॉय के प्रति क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे पानीपत में बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी से बहुत क्वेश्चन आया था, और जैसे ये बहुत नॉर्मली हैं, बिहेवियर बेस पे हैं। जैसे आपको अपने प्लांट में जो है किसी भी एक्सीडेंट को रोकना है तो आपका काम क्या है। तो आपका काम यही है कि अपने जो है अच्छे से ट्रेनिंग लें, प्लांट चलाने से पहले अच्छे से ट्रेनिंग लें, MSDS को पढ़ें। ये सब चीज़ें जो हैं क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुत ही नॉर्मली रहेगा, आप कर सकते हो। तो आपको जो है एक तो टेक्निकल के बारे में पढ़ना है और प्रोसेस सेफ्टी के बारे में पढ़ना, तो ये मिलके 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है नॉन टेक्निकल में जो है जनरल साइंस को भी रखा गया है। देखिए दोस्तों, जनरल साइंस को कहीं भी ये डाल सकता है, या तो ये डाल सकता है टेक्निकल के साथ कुछ उसमें जो है जनरल साइंस का क्वेश्चन मिला के, या ये जो है नॉन टेक्निकल के साथ भी रख सकता है। तो इसलिए मैं जो है इसको नॉन टेक्निकल में रखा है। तो इसमें जो है जनरल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, जो आते हैं जिनसे क्वेश्चन, एक यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ के जाना है, मोशंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर से, ग्रेविटेशनल से, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से, हीट से, ऑक्सीलेशन एंड वेव से, इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, लाइट से, मॉडर्न फिजिक्स जो है, या सेमीकंडक्टर और नेचुरल फिनोमेना और सोलर सिस्टम। ये मैंने किसी को जो है ये नहीं बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में क्या पूछ दे वो किसी को भी नहीं मालूम है। सारे सब्जेक्ट को आप पढ़िए और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। इसके अलावा जो है केमिस्ट्री की बात आती है, तो केमिस्ट्री में जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी से पूछ सकता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ सब्सटेंस और उनके सेपरेशन से क्वेश्चन आ सकता है, केमिकल रिएक्शन और बॉन्ड और केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इससे आ सकते हैं, एसिड बेस और साल्ट से आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है मेटल, मिनरल, ओर एंड एलॉयज से क्वेश्चन आएंगे, नॉन मेटल से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड से आ सकते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे आ सकते हैं। इन्वायरमेंटल
केमिस्ट्री से भी आ सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ सकता है। इसके अलावा बिहेवियर ऑफ गैसों का बिहेवियर, जैसे उसके संदर्भ में जितने भी लॉ हैं, जैसे बॉयल्स लॉ हुआ, चार्ल्स लॉ हुआ, ये सब आइडियल्स लॉ हुआ, गैलुसक लॉ हुआ, ये सब आपको बिहेवियर ऑफ गैस में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना पड़ेगा, कैटालिस्ट पढ़ना पड़ेगा। कैटालिस्ट में जो है एक चैप्टर कैटालिस्ट का है, जिसमें सारे कैटालिस्ट में होमोजीनियस कैटालिस्ट क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट पॉइजन क्या है, उनके एग्जाम्पल, और कौन सा कैटालिस्ट अमोनिया बनाने में यूज होता है। तो ये सब चीज़ें आप कैटालिस्ट में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन में जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो है, इनका फार्मूला क्या है, इनमें बॉन्ड कौन कौन सा होता है, बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, ये सब पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल, पीएच से क्वेश्चन पूछ लेता है कि नींबू का पीएच या एस्टिक एसिड का पीएच या किसी भी चीज़ का जो है पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मेटलर्जी, मेटलर्जी में वही है कि जैसे कोई भी ओर दे देगा कि पिच ब्लेड जो है किसकी ओर है, या जो है मतलब उनके अयस्क, और जो है भट्टी से पूछ लेगा, जैसे आपकी जो है एक तरह से कैल्सिनेशन जो है प्रोसेस वो क्या है, रोस्टिंग क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है कंप्यूटर से एक आध क्वेश्चन आते हैं। डिस्कवरी ऑफ लॉ इन केमिस्ट्री, जितने भी लॉ हैं केमिस्ट्री में, चाहे वो मल्टीपल जो है चाहे वो कोई भी हो, हुंड्स जो है हुंड लॉ हुआ, या अफबाऊ लॉ हुआ, या कोई भी लॉ हुआ केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे केमिस्ट्री के लॉ आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट कंपाउंड एंड फार्मूला, जितने भी कंपाउंड हैं, जैसे आपका जो है फिटकरी का सूत्र पूछ सकता है, यूरिया का पूछ सकता है, या जो है एक तरह से जो है आप हाइपो यूज करते हो तो हाइपो का कई बार पूछा है, बेकिंग सोडा का पूछा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछा है, या वॉशिंग सोडा, ये सब चीज़ें जो हैं ऐसे क्वेश्चन हैं, जो ऐसे कंपाउंड है जिनके बारे में फार्मूला पूछ सकता है। उसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट एलॉयज एंड देयर कंपोजिशन एंड यूजेज, जैसे बहुत सारी एलॉयज हैं, जैसे पूछ सकता है ब्रास है, ब्रास किस किस का एलॉयज है, तो वो पूछ लेगा। और पूछ जैसे कुछ यूजेज, जैसे जो है नाइक्रोम का यूज़ कहाँ किया जाता है, या जो है वेल्डिंग, किसी चीज़ की वेल्डिंग वगैरह करते हैं, सोल्डरिंग की, तो सोल्डरिंग में जो है सोल्डर जो है किस चीज़ का जो है एक तरह से एलॉयज है, तो जो है ये सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं। ये सब जो हैं दोस्तों बस ओनली जनरल साइंस के थे। और ये दोस्तों इसको एक और चीज़ मैंने टर्म नाम दिया है इसका, ये है स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी कि इसमें आप कुछ स्कोर कर सकते हो। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो इस एग्ज़ाम में नहीं, या इस एग्ज़ाम में नहीं अगर आ रहा है तो दूसरे एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो इसी के बेस पे, क्योंकि इसमें नहीं फंसा तो अगले में फंसेगा, तो ये एक तरह से आपके पास बहुत हेल्प मिल जाएगी। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट इसे कहते हैं, यानी इसमें जो है स्कोर आप कर सकते हो। दूसरा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है नॉन टेक में है, वो है दोस्तों जनरल इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपको जो है ये बहुत ही मस्ट है। बहुत लोग जो होते हैं वो टेक्निकल बहुत ही अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है इंग्लिश की तो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। तो कभी कभी ये भी बताया जाता है कि अगर आप जो है इंग्लिश में जो अगर 10 क्वेश्चन है, अगर उसमें से 5 क्वेश्चन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको फेल समझा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में आपको बात करना आना चाहिए, या इंग्लिश समझना बहुत आना चाहिए। अगर इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं, अगर 10 में से 10 गलत हैं आपके, तो आपको जो है सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा है। तो आप जो है इंग्लिश जो है मस्ट है आपके लिए। इंग्लिश में ज़रूर कम से कम 5 नंबर तो लाइए ही, मतलब पासिंग मार्क ज़रूर लाइए। और इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, इसमें जो है स्पोर्टिंग ईरर दे देगा कि ये जो है 4 सेंटेंस दे देगा, उसमें कह देगा इसमें कौन सी ईरर है वो आपको बताना रहेगा। एंटोनिम यानी विलोम शब्द, स्पेलिंग दे देगा, एक ही वर्ड के 4 स्पेलिंग दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सा सही है। जैसे ग्रामर है तो ग्रामर में कभी GRAMMAR लगा देगा, फिर दूसरे में GRAMMER लगा देगा, ऐसे करके एक ही वर्ड के 4 स्पेलिंग दे देगा, जो सही है उसको आपको लगाना रहेगा। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड की ऑर्डरिंग, जैसे सबसे पहले जो है
सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऐसे करके आपको ऑर्डर में रखना रहेगा। उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस को आपको इम्प्रूवमेंट करना है। अगर इम्प्रूव है तो उसको नो इम्प्रूवमेंट लिख के आगे बढ़ना है। उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ सब सेंटेंस, सेंटेंस के को एक सिक्वेंसली ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। उसके बाद क्लोसेट टेस्ट मतलब को होता है जो सिमिलर मीनिंग हो, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जो है सिनोनिम की तरह ये भी होता है। उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या जैसे कि जो जैसे बुक द मतलब एक जो है आत्मकथा, जिसे ऑटोबायोग्राफी होती है। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, ये किसी दूसरे व्यक्ति की जो है जीवन को लिखा जाता है। या जो ये भी होता है कि जैसे मांस खाने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो उसे मांसाहारी कहते हैं या शाकाहारी कहते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों चेंज ऑफ वॉइस, वॉइस पे आएगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये आपको पढ़ना है थोड़ा सा। उसके बाद जो है वर्बल एनालॉजीज, इसमें वर्ब के सारे फॉर्म आपको एक तरह से देखना होगा वर्बली। नेक्स्ट है सिनोनिम, सिनोनिम मतलब समानार्थी। उसके बाद सिलेक्ट वर्ड, सेलेक्टिंग वर्ड जैसे कोई एक वर्ड जो है सेलेक्ट करके दे देगा और उससे जो है उसी से पूछ देगा कि इसका जो है सिनोनिम क्या होगा या इसका एंटोनिम क्या होगा, उसमें सेलेक्ट करके। उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब इधर उधर करके रखा रहेगा, उसको आपको एक सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, वो भी वही चीज़ है। कंप्लीशन, सेंटेंस को कंप्लीट करना है, दो जगह फिल इन ब्लैंक दे देगा, उसको कंप्लीट करोगे। उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेशन, एक पैराग्राफ दे देगा, उसको आप पढ़िए और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन दे देगा, उसको आपको सही करना रहेगा। उसके बाद कंपेरिजन, उसके अलावा जो है आइटम्स एंड फ्रेज आएगा। चेंज ऑफ स्पीच ये आएगी। इसके अलावा जो चेंज ऑफ स्पीच को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं एक तरह से। इसमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब कुछ पढ़ना है। कभी कभी तो प्लूरल फॉर्म दे देगा कि जैसे पेन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है। आर्टिकल पढ़ना है, ए एंड द का यूज पढ़ना है आपको। सभी टेंसों को पढ़ना है, किसकी जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी रहेगी। उसके बाद करेक्ट वर्ब फिलिंग या प्रीपोजिशन फिलिंग, यानी कि कहाँ पे इनटू आएगा, कहाँ पे इन आएगा, कहाँ पे जो है इन आएगा मतलब, और करेक्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, ये सब आपको देखना है। ये किस में दोस्तों, इंग्लिश में। ये भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि ये कभी भी आपके काम आ सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी मैथ। मैथ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो टेक्निकल मैथ और दूसरा जो है एप्टीट्यूड, जो है 10th तक की जो मैथ आती है वो। तो 10th तक की जो मैथ आती है उसके चैप्टर देख लीजिए। इसमें मैंने पूरा टिक कर रखा है, जो आएगा उस पर मैंने मार्क पहले से ही रेड पेन से टिक कर रखा है, वो आपको अच्छे से ध्यान देना है। जैसे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, ट्रेन से रेल संबंधित प्रश्न, हाइट और डिस्टेंस संबंधित प्रश्न, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कैलेंडर, एवरेज, वॉल्यूम, किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना, जैसे आप जो है सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम वगैरह निकालना है ना। उसके बाद नंबर, ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑन HCF एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ये सब जो भी है ये सब सिंप्लीफिकेशन से भी आता है। और स्क्वायर एंड इंडिस, ये भी कर्डी वगैरह, चेन रूल से बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है। बोट, नाव और धारा, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लॉगरिथम को तो मैंने इधर टेक्निकल में ले लिया है। स्टॉक एंड शेयर से भी कम आता है, ट्रू डिस्काउंट से कम आता है। ऑड मैन आउट सीरीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी बहुत ज़रूरी है। टाइम एंड वर्क ज़रूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर मैंने टिक नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप भी बहुत बार पूछा गया है। प्रॉब्लम ऑन एज, एज संबंधित प्रश्न बहुत हैं। क्लॉक से कम है, क्लॉक की तो पूरी रीजनिंग में आ जाती है। एरिया जो है, एरिया निकालना किसी चीज़ का वो आता है। उसके अलावा जो है पर
परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन इससे भी कम है। प्रॉब्लम ऑन नंबर, नंबर पे जो है प्रॉब्लम कम आती है। डेसिमल फ्रैक्शन इसके बहुत कम है। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ये भी बहुत कम आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात ये बहुत ज़्यादा आता है। पाइप एंड सर्टेन यानी कि टंकी संबंधित और पाइप संबंधित ये भी पूछा जाता है। एलिजेशन एंड मिक्सचर यानी अनुपात और समानुपात ये भी आपको पढ़ना है। रेस एंड गेम्स ये कम आता है। प्रोबेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा आता है। और बैंकर डिस्काउंट ये बहुत ही 9 के बराबर आता है, उसको नहीं पढ़ना है। तो जिस पर मैंने टिक किया उसको आप पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। 50-50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट टेक्निकल की मैथ अब आते हैं हम। टेक्निकल की मैथ भी आती है इसमें। जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दे देगा ये किस टाइप की मैट्रिक्स है आपको बताना रहेगा। मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो है वैल्यू निकालना आएगा। उसका प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी यानी कि जो है प्रायिकता, प्रायिकता जैसे एक जो है थैले में जो है तीन तरह की जो है आप जानते हो कि गोली रखी गई है, तो कोई कलर निकलने की प्रायिकता वगैरह ये पूछा जाता है 100%। उसके अलावा जो है लॉगरिथमिक लॉग से संबंधित लॉग वाले क्वेश्चन। उसके बाद त्रिकोणमिति से, लाप्लास इक्वेशन से पूछता है। डिफरेंशियल यानी कि आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल समाकलन और अवकलन ये सब पूछता है। लिमिट से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैथ की आप अच्छे से तैयारी करिए। और टेक्निकल की भी अगर टेक्निकल नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ जाएगी तो उस समय आप क्या करोगे, तो आप दोनों को लेके साथ चलिए। अब आते हैं जो है लॉजिकल रीजनिंग पे। रीजनिंग से कौन कौन से चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। ये भी दोस्तों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये भी अगर आप पढ़ के जाओगे तो एक ना एक इसको मतलब इसमें मिल ही जाएगा। कौन कौन सा है जो वो देख लेते हैं। पहला है हमारा जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, इससे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा रीजनिंग एनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा जो है आर्टिफिशियल लैंग्वेज से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन से आते हैं, कैलेंडर से आते हैं, कॉज एंड इफेक्ट इससे कम ही आते हैं, क्लॉक से आते हैं, घड़ी से। उसके बाद जो है कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पाथ ये बहुत कम पूछता है। क्यूब एंड क्यूबॉइड ये भी बहुत कम है। डाटा सफिशिएंसी ये भी कम है। डिसीजन मेकिंग ये भी कम है। और उसके अलावा डिडक्टिव रीजनिंग ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद डिस से आता है डायरेक्शन, मतलब किस दिशा में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बेडेड इमेज यानी कि जो हिडन इमेज है इससे भी आता है। फिगर मैट्रिक्स से भी पूछता है, इनपुट आउटपुट से कम पूछता है। मिरर एंड वाटर इमेज ये भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन मिल जाता है। ओड वन आउट ये भी बहुत आता है क्वेश्चन। पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर फोल्डिंग, पेपर को फोल्ड करके कैसी आकृति बनेगी इससे भी आता है। पजल से आएगा। पैटर्न सीरीज एंड सीक्वेंस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर एंड रैंकिंग ये भी किस ऑर्डर में रखा गया ये भी इम्पोर्टेंट। सीटिंग अरेंजमेंट ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शेप कंस्ट्रक्शन ये कई सालों से तो ये एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। हाँ नहीं, शेप कंस्ट्रक्शन से आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके अलावा जो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन इससे भी क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इससे भी आता है। उसके अलावा जो है सेलोगिज्म ये या वेन डायग्राम जो है आप पढ़े होंगे, बहुत ही ईजी है, कुछ है नहीं। अब इनको एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा था अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का मतलब कि जैसे सीरीज दे देगा अल्फ़ाबेटिकली, जैसे या अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी दे देगा, जैसे ACMOQSUW, तो चौथे जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए ए के बाद सी आया यानी कि एक अक्षर छूट गया। सी के बाद डी जो है ई आया, डी को छोड़ दिया, तो एक एक छोड़ के जाता हुआ जा रहा है, तो कौन सा बनेगा वो आप इसमें देख सकते हो। उसके अलावा रीजनिंग एनोलॉजी का मतलब होता है कि रिलेट करना। जैसे रेप्टाइल जो है, रेप्टाइल रेंगने वालों में जैसे लिजार्ड है यानी छिपकली है, तो वैसे एम्फीबियस क्या है, तो एम्फीबियस का उसी तरह से रिलेशन जो है आपका फ्रॉग से है, मतलब मेढक से। उसके अलावा आर्टिफिशियल लैंग्वेज ये भी कभी कभी पूछा जाता है। जैसे इसमें कुछ दे देगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो जो है इसका मतलब क्या होगा, तो उसी में से एक तरह से
आपको सर्च करके उसका आंसर बताना होता है। इसके अलावा जो है चौथा इसने बोला था ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन को आप समझते ही हो कैसे पूछेगा। पांचवा इसमें बोला था कैलेंडर, कैलेंडर से क्या क्वेश्चन आएगा वो आपको मालूम ही है। उसके अलावा जो है कॉज एंड इफेक्ट, इसका समझे ये कैसे क्वेश्चन होता है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कि कॉज पहले कारण रहेगा और उसका जो है इफेक्ट रहेगा। तो इसमें दे देगा कि कौन इसका कारण, इसमें कारण कौन है और इसमें इफेक्ट क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड दिस ईयर, मतलब इस समय जो है ऑयल सीड के प्रोडक्शन में बहुत कम ही गिरावट देखने को मिली है। तो ये इसने सेंटेंस, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द इम्पोर्ट क्वांटिटी ऑफ एडिबल ऑयल, तो इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि जो है इम्पोर्ट को बढ़ावा दे, किसका, एडिबल ऑयल का। तो इसमें कौन सा कॉज है और कौन सा इम्पैक्ट है, तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज़ अ कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज़ अ इफेक्ट। सातवां जो है क्लॉक है, क्लॉक से संबंधित आप जानते ही हो। आठवां कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि जैसे बैट को 23 लिखा जा रहा है तो कैट को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें कोडिंग है। नेक्स्ट क्रिटिकल पाथ, ये बहुत कम देखने को ही नहीं मिला है 5 साल से, तो इस पर वर्क करना सही नहीं है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट है हमारा 10वां क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये आपको मालूम है। डाटा सफिशिएंसी, ये भी एक तरह से डाटा पे आधारित है कि इस समय ये रहा, इस समय ये रहा, तो क्या ये होगा, तो इसमें आंकड़े पर्याप्त हैं या नहीं है, वो सब आपको बताने रहेंगे। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, तो ये भी जो है बहुत लास्ट 5 ईयर से नहीं आया है, तो इस पर आप वर्क कम कीजिए। उसके अलावा जो है डिडक्टिव रीजनिंग या स्टेटमेंट एनालिसिस, ये आता है। जैसे इसका एग्जांपल देखें, जैसे कह देगा ऑल डॉल्फिन आर मैमल, यानी कि सभी जो है डॉल्फिन जो है मैमल हैं। तो एक और दे देगा कि ऑल मैमल जो है वो किडनी, यानी कि सभी मैमल के पास किडनी होती है। तो बोथ आर करेक्ट, दोनों सही हैं। उसके अलावा जो है डिस से आप जानते हो, डायरेक्शन का आप जानते ही हो। एग्जांपल एम्बेडेड इमेज, एम्बेडेड इमेज का मतलब होता है कि हिडन इमेज। जैसे मैंने ये बनाया है तो ये पूछ देगा कि ये जो इमेज जो है वो इनमें से किस में मिल रहा है, ए ऑप्शन ए में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, सी में मिल रहा है या डी में मिल रहा है। तो ये इमेज को आप देखोगे तो पता करोगे कि किस में मिल रहा है, तो वो वैसे ही आपको बता देना है किस में मिल रहा है। उसके अलावा फिगर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि फिगर में दे देगा, जैसे 4 8 20 दे दिया, 9 3 15 दे दिया, तो 6 6 क्या होगा वो आपको भरना है। ऐसे ही फिगर में भरना रहेगा, फिगर मैट्रिक्स में। एक सेकेंड। अब इसके अलावा हमारा फिगर मैट्रिक्स हो गई। उसके अलावा हमारा होगा इनपुट आउटपुट, तो ये कोई उसका यूज़ नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया। मिरर एंड वाटर इमेज, तो मिरर और वाटर इमेज आप जानते हो कि मिरर में किसी चीज़ को डब्लू दे देगा, डब्लू को मिरर में देखेंगे तो वो कैसे दिखेगा, तो वो आपको देखना रहेगा। उसके अलावा ऑड वन आउट, और इसमें से कोई एक डिफरेंट छाटिए। जैसे इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि क्या सही रहेगा। ऑड मीन आउट में जैसे लड्डू दे दिया, बर्फ़ी दे दिया, गुलाब जामुन दे दिया और रसगुल्ला दे दिया। क्या है, 4 ऑप्शन है, लड्डू, बर्फ़ी, गुलाब जामुन और रसगुल्ला। इसमें ऑड क्या है, मतलब डिफरेंट क्या है, वो आपको पता करना है। कमेंट करके बताइएगा और उसका रीज़न भी बताइएगा कि किस बेस पे आपने इसको ऑड किया, मतलब डिफरेंट किया। नेक्स्ट है पिक्चर सीरीज एंड सीक्वेंस, पिक्चर सीरीज पिक्चर दे देगा, उसमें से कौन सा अगले क्रम में पिक्चर जुड़ेगी वो आपको बताना रहेगा। उसके बाद पेपर फोल्डिंग, पेपर को फोल्ड करके कौन सा जो है आकृति बनेगी वो आपसे पूछेगा। पजल आप जानते हो। पैटर्न सीरीज एंड सीक्वेंस, ये वही है, ए सी डी, उसके बाद कौन सी आएगी, ऐसे करके। ऑर्डर एंड रैंकिंग, किस ऑर्डर में है, किस रैंकिंग पे है, ये पूछेगा। सीटिंग अरेंजमेंट, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है, तो उससे ही 4 5 क्वेश्चन उठा के बता देगा कि डी ए के बगल में, मतलब ए के बगल में कौन है, ऐसे करके वो आप जानते ही हो। सेफ कंस्ट्रक्शन, ऐसे सेफ बना के दे देगा, इसमें जो है कौन सा सेप कंस्ट्रक्ट होगा, मतलब कौन सा सेप आएगा वो आपको भरना रहेगा। इसके अलावा स्टेटमेंट एंड एजप्शन, स्टेटमेंट रहेगा और उसका एजप्शन बताना है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट दे देगा और उसका कंक्लूजन बताना है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम या साइलोगिज्म,
वेन डायग्राम आपने पढ़ा होगा कि जैसे कॉमन वाले को ले लो, या इतने लोग मैथ पढ़ते हैं, इतने लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, इतने लोग जो है हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो कितने लोग जो है बायोलॉजी और हिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, तो वो वेन डायग्राम से आता है, वो आपको मालूम है। अब चलते हैं नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट पे। ये सारे स्कोरिंग सब्जेक्ट थे दोस्तों, अब नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट पे चलते हैं। नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट में मैंने जीके लिया है। जीके तो अगर मैं जो है मैं अपना बताऊं तो मैं स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग यानी कि इसमें कोई स्कोर ही नहीं मिल पाता हमें। क्यों? क्योंकि जीके का बहुत लार्ज सिलेबस है, और अगर आपको जीके पढ़ने का शौक़ है तो ये कुछ टॉपिक हैं, इस पे आप पढ़ लीजिएगा, जैसे बेसिक जनरल नॉलेज, जनरल साइंस पे, इंडियन पॉलिटिक्स, उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी पे, केमिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी पे, हॉनर्स एंड अवार्ड, टेक्नोलॉजी, इंडियन कल्चर, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, फेमस पर्सनालिटी, फिजिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इन्वेंशन, बायोलॉजी एंड फेमस प्लेस इन इंडिया, बुक एंड ऑथर, या स्पोर्ट एंड डे एंड ईयर। दोस्तों इस पे मैं ज़्यादा वक्त नहीं वो करूँगा, क्योंकि ये जो है नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको पढ़ना है तो ये टॉपिक तो कम से कम ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा जो है बाकी जीके का जो है जैसे पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिएगा। इसके अलावा नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है नेक्स्ट जो है हमारा वो है करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स भी आ सकता है। तो करंट अफेयर्स को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 3 महीने के पहले की जो भी एक्टिविटी हुई हो उसको, हाईलाइट एक्टिविटी, उसको आपको पढ़ लेना है 3 महीने तक की, उससे पहले की नहीं, बस ओनली 3 मंथ तक की पढ़ लेनी है। जैसे एग्ज़ाम है आपका अगस्त में, तो एक तो जुलाई का और मई का, जून का, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और इसमें बेसिकली क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटी जो है आपको जो है पढ़नी है। तो स्टेट में जो भी एक्टिविटी हुई है किसी भी स्टेट में, वो हाईलाइट एक्टिविटी वो पढ़नी है। नेशनल में नेशनल लेवल की जो एक्टिविटी है वो पढ़नी है। इंटरनेशनल लेवल की एक्टिविटी पढ़नी है। एग्रीकल्चर में क्या बदलाव है, कौन सी एक्टिविटी हुई है वो पढ़ना है। अवार्ड और हॉनर्स, अवार्ड में कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है, मतलब किसको क्या मिला है। बिल एंड एक्ट कौन सा पास हुआ, कौन सा नहीं हुआ है। डिफेंस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, एजुकेशन में कोई एक्टिविटी, फेस्टिविटी में, या ऑबिटरी में, या साइंस में, या कोई वार्तालाप, ताकि मतलब किसी एक दूसरे देश से वार्तालाप है, या मिसलेनियस, सब चीज़ों का मिश्रण जो भी है। उसके अलावा जो है पॉलिटिक्स के बारे में, किसी पर्सन के बारे में क्या एक्टिविटी है पिछले 3 महीने से, वो सब आपको पढ़ना है। जैसे और इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेज जो है 3 महीने में कौन कौन सा मनाया गया, किस दिन को मनाया गया, वो याद रखना है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, बैंकिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, या इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी रिसेंटली हुई है वो आपको देखना है। फाइनेंस, प्लेस, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन सी एक्टिविटी हुई है रिसेंटली 3 महीने में, वो आपको पढ़ना है। ये नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, कितना भी पढ़ लो, अगर फंस गया तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल सब बेकार हो जाएगा। और ये जो अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें हेल्प नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें नहीं हेल्प हुआ तो दूसरे वाले में नहीं होगा। लेकिन जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था, रीजनिंग, अगर एक बार मेहनत से पढ़ लोगे तो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद रहेगा। जो है मैथ है, मैथ आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देगी आपको। या इंग्लिश है, इंग्लिश अब जो है ऑल टाइम जो है एक तरह से यूज़फुल है। जनरल साइंस भी ऑल टाइम आपके लिए, तो ये इस तरह से स्कोरिंग है। बाकी जो ये भी स्कोरिंग है आपका जो है सेफ्टी से रिलेटेड, और जो है बाकी तो ये है ही। तो इस तरह से इतने सारे अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो अच्छे स्कोर कर सकते हो। अगर आपको कुछ और लग रहा है और ऐड करना मैं भूल गया हूँ तो वो ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।